स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालाकुसरिया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट एंड टीलोप थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रारंभिक काल से ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले पौधों की उत्पत्ति जलीय वातावरण में बैक्टीरिया के रूप में आर्कियोजोइक एरा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रोटीरोजोइक एरा में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, बाद में एक्वेटिक इन्वायरमेंट में विभिन्न प्रकार के एल्गी की उत्पत्ति हुई। एल्गी की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, सिल्यूरी पीरियड में फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की उत्पत्ति हुई और फर्न्स एवं टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये सभी प्लांट जो है वो सीडलेस थे और इनमें रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट बनता है लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सिलेजिनियन नामक टेरिडोफाइटिक प्लांट्स में हेट्रोस्पोरी के डेवलपमेंट के साथ साथ सीड हैबिट से संबंधित लक्षण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अतः अब हेट्रोस्पोरी एवं सीड हैबिट की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, हेट्रोस्पोरी की उत्पत्ति के बाद सीडेड प्लांट्स में मेगास्पोरेंजियम से ही ओव्यूल की ओरिजिन हुई। ठीक है, इसी ओव्यूल से बाद में सीड का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार सीड की उत्पत्ति निम्न शीर्षक में कर सकते हैं, जैसे कि हेट्रोस्पोरी की ओरिजिन। ठीक है, हेट्रोस्पोरी एवं सीड हैबिट, ओव्यूल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, फिर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सीड प्लांट्स। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को सम्मिलित रूप से सीड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें सीड नहीं पाए जाते वो वाले प्लांट और जिसमें सीड पाए जाते हैं वो दोनों प्लांट को मिला के हम क्या कहते हैं, सीड प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि इनका प्लांट बॉडी जो है वो पूर्ण रूप से डेवलप होता है। ठीक है, ये जो है रूट, स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ये एनुअल, बाई एनुअल और पेरेनुअल, हर्बेसियस और वुडी होते हैं। ठीक है, इनमें डेवलपमेंट वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जाइलम में वेसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि उदाहरण जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और वेसल्स उपस्थित होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म में। इस प्रकार फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होता है, इसका उदाहरण ले सकते हैं एंजियोस्पर्म, या इनमें क्या होता है, एब्सेंट भी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले सकते हैं जिम्नोस्पर्म। इनके सेक्स ऑर्गन जो है यूनिसेक्सुअल कोन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में। डेवलपमेंट फ्लावर्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इनमें पोलन ग्रेन और ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है इनके ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें पॉलिनेशन क्रिया जो है वो इनमें पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो एयर, इंसेक्ट, वाटर, बर्ड्स के द्वारा क्या होते हैं, कंप्लीट होता है। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया ओव्यूल के अंदर ही क्या होती है, कंप्लीट होती है। कुछ प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है, उदाहरण के लिए एंजियोस्पर्म। इनमें एक ही सीड्स के अंदर कई एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस क्रिया को पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। ठीक है, सीडेड प्लांट जो है वो प्रायः हेट्रोस्पोरी होते हैं, अर्थात इनमें मेगास्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरेंजियम एक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनका एक एवं एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। इनके सीड या तो नेक्ड होंगे जैसे कि जिम्नोस्पर्म में होता है, या फिर फल के अंदर सुरक्षित होंगे, ठीक है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड जो है वो नेक्ड होते हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होते हैं, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सीडेड प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म में, और डिप्लॉइड होते हैं एंजियोस्पर्म में जो कि डेवलपमेंट करते हुए एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के काम आता है, ठीक है। फिर देखते हैं हेट्रोस्पोरी। एक ही स्पीसीज के पौधे में दो प्रकार के स्पोर्स जो कि साइज, स्ट्रक्चर, नंबर और डेवलपमेंट पैटर्न में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है, का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, हेट्रोस्पोरी कहलाता है। और ऐसे स्पोर्स को हम हेट्रोस्पोरिस और प्लांट को हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरी वैस्कुलर क्रिप्टोगम्स में पाई जाती है, ठीक है। स्पोर्स की संख्या, आकार एवं संरचना के आधार पर प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होमोस्पोरस प्लांट, सेकंड है हेट्रोस्पोरस प्लांट। सबसे पहले देखते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स या होमोस्पोरी किसे कहते हैं। एक ही पौधे पर केवल एक ही प्रकार के स्पोरेंजिया और स्पोर्स का पाया जाना क्या कहलाता है, होमोस्पोरी कहलाता है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं जैसे कि उदाहरण लाइकोपोडियम, इक्विसिटम एवं फर्न। इसमें क्या होता है, एक ही पौधे पर केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स या स्पोरेंजिया जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट्स या उसी को क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरी, ठीक है। एक ही स्पीसीज के पौधे में, ठीक है, एक ही स्पीसीज के पौधे में दो प्रकार के स्पोर्स जो कि साइज, स्ट्रक्चर, नंबर्स और डेवलपमेंट पैटर्न में क्या होते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, हेट्रोस्पोरस कहलाता है, ठीक है। और ऐसे पौधे को हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरा टेरिडोफाइट्स ग्रुप के लगभग 8 जेनेरा में पाई जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए सिलेजिनेला, आइसोसिटीज, मार्सेलिया, साल्विनिया, एजोला, स्टाइलेट्स, रेंग्लिडियन, पिल्यूरी आदि, ठीक है। हेट्रोस्पोरी को प्रदर्शित करता हुआ कौन, ठीक है, जिसमें कि ये जो हमारा क्या है, कौन से प्लांट का है, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, और सेकंड क्या है हमारा, सिलेजिनेला हेल्वेटिका, ठीक है, जिसमें कि माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। ये जो ये वाला शेप है ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, जो लीफ के स्ट्रक्चर के समान दिखाई दे रहा है। नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, मेगास्पोरोफिल्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेगास्पोर्स है। मेगास्पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया जो है वो संभव होती है, ठीक है। हेट्रोस्पोरी के कारण एक ही प्लांट्स पर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट होकर मेल गेमिटोफाइट और मेगास्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट होकर फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यह फीमेल गेमिटोफाइट अपना न्यूट्रिशन जो है वो स्पोरोफाइट से प्राप्त करता है। इस प्रकार फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट विपरीत परिस्थितियों में भी हो सकता है, ठीक है। मेल गेमिटोफाइट भी अपना न्यूट्रिशन जो है स्पोरोफाइट से ही प्राप्त करता है, ठीक है। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है अपना
ये जो एम्ब्रियो है वो भी क्या करता है, अपना पोषण स्पोरोफाइट से ही क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार हेटेरोस्पोरस प्लांट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन की क्षमता को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, हेटेरोस्पोरी स्पीसीज में मेगास्पोरे और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या करता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसे स्पीसीज में सेक्स डिटर्मिनेशन स्पोर स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है, हेटेरोस्पोरस से सीड हैबिट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें पैलियोबॉटनिकल एविडेंस। ठीक है, जो भी हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड है उसके अध्ययन से पता चलता है कि हेटेरोस्पोरे बहुत से प्लांट ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एवं टेरोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले बहुत से हेटेरोस्पोरस जेनेरा, ठीक है, लेट डिवोनियन एवं अर्ली कार्बोनिफेरस एरा के फॉसिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, विलियमसन एवं स्कॉट 1894 कैलोमोस्टिस की 2 स्पीसीज बिनियाना एवं कैसियाना की खोज की जिनमें हेटेरोस्पोर की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंटल एविडेंस। इस संबंध में सेलेजिनल के उदाहरण से बहुत कुछ जानने को मिलता है। इस वंश के माइक्रो और मेगास्पोर्स के डेवलपमेंट में स्पोर सेल्स या स्पोरोसाइट्स के बनने तक की सभी स्टेजेस समान होती हैं, परंतु इस स्टेज के पश्चात, ठीक है, इस स्टेज के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम में सभी स्पोर सेल्स का माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। इसके विपरीत मेगास्पोरेंजियम में एक स्पोरोसिस्ट को छोड़कर से सभी स्पोर सेल्स जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं और लिविंग स्पोरोसिट्स, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा 4 क्रियाशील मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिलेजिनेला इलेथ्रोफस की प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम में केवल एक मेगास्पोर पाया जाता है। इसी स्पीसीज के माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ बड़े आकार के स्पोर्स की उत्पत्ति हेटेरोस्पोरस के ओरिजिन की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। सिलेजिनेला तथा मार्सिलिया में किए गए प्रयोग से प्रमाणित होता है कि हेटेरोस्पोर का ओरिजिन न्यूट्रिशनल फैक्टर के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी सीड फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, और पूर्ण अवस्था होती है इसकी। हेटेरोस्पोरी के साथ साथ सीड प्लांट्स के निम्नलिखित लक्षण सीड हैबिट के ओरिजिन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट के साइज में कमी होना, एक मेगास्पोरेंजियम या न्यूसिलस के अंदर केवल एक मेगास्पोर का पाया जाना। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण का फॉर्मेशन होना, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोर्स का आजीवन। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फर्टिलाइजेशन एवं एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक उपस्थित रहता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के सीड्स का समुचित डेवलपमेंट ताकि पॉलिनेशन या माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या कर सके, वो अभिग्रहण हो सके। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन की व्यवस्था होना। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर आर्चिगोनियम का फर्टिलाइज होना। ठीक है, ये क्या थे, इसके कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि सीड हैबिट के ओरिजिन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, फिर देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। स्पर्मेटोफाइट का प्रमुख लक्षण उनके द्वारा सीड का उत्पन्न करना होता है। ठीक है,
वास्तव में सीड की उत्पत्ति एवं डेवलपमेंट ओव्यूल की मैच्योरिटी के बाद ही होती है। ठीक है, ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, ओव्यूल के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। ठीक है, सीडेड प्लांट्स के ओव्यूल के न्यूसीलस में, ठीक है, एक मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। बाद में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। इस प्रकार ओव्यूल की तुलना मेगास्पोरेंजियम से की जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक ओव्यूल एक या दो इंटेग्यूमेंट लेयर के द्वारा क्या होते हैं, प्रत्येक ओव्यूल एक या दो सुरक्षात्मक लेयर के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल के ओरिजिन एवं डेवलपमेंट को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने ओव्यूल की विभिन्न संरचनात्मक घटकों कंपोनेंट जैसे कि इंटेग्यूमेंट, मेगास्पोरोथैलस, ठीक है, न्यूसेलस, एम्ब्रियो आदि का विश्लेषण करके कई सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड सीडेड। 1904 में ओलिवर एवं स्कॉट के द्वारा लेजेनोस्टोमा लेमॉक्सी नामक टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल की खोज के बाद ओव्यूल एवं सीड के ओरिजिन एवं डेवलपमेंट को समझाने के लिए बहुत से थ्योरीज विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेंसन 1940 के अनुसार टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल्स वास्तव में एक सिनेंजियम होता है। ठीक है, जिसकी सेंट्रल स्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर स्थायी रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर उपस्थित स्पोरेंजियम के रिंग और बाद में स्ट्राइल होकर उसके चारों ओर एक इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटेग्यूमेंट है, जो क्या करता है, न्यूसेलस को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, घेरे रखता है उसको। वॉल्टर ने इस मत का समर्थन करते हुए बताया कि केंद्रीय स्पोरेंजियम को घेरने वाले एलिमेंट्स वास्तव में स्टेराइड टिलोम या सामान्य शाखाओं के अग्रभाग होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूसीलर मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एंड्रूज 1961 ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार लेजेनोस्टोमेलियन इंटेग्यूमेंट की उत्पत्ति न्यूसेलस या स्पोरेंजियल वॉल के वैस्कुलराइजेशन और ओव्यूल के अग्रभाग की ग्रोथ एवं ग्लोबिंग के फलस्वरूप होता है। ठीक है, एंड्रूज ने अपने उपयुक्त मत को फर्न के मेगास्पोरेंजियम के निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके मेगास्पोरेंजियम का स्टेराइल भाग क्या होता है, वैस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अग्रभाग पर एक छोटा पोर उपस्थित होता है तथा अग्रभाग जो है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, इस टाइप में स्पोरेंजियम का आधे से अधिक बेसल पार्ट जो है वो स्टेराइल होता है और पोषक पदार्थों को क्या करता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, एंड्रूज के अनुसार फर्न्स के मेगास्पोरेंजियम के उपयुक्त लक्षण जो है वो सीड हैबिट के ओरिजिन की महत्वपूर्ण अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इनके अनुसार ओव्यूल एवं सीड हैबिट की उत्पत्ति निम्नलिखित चरणों में होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर की संख्या घटकर 1 हुई तथा मेगास्पोर के आकार में वृद्धि हुई। ठीक है, क्रियाशील बड़ा मेगास्पोरेंजियम के बेसल पार्ट में चला गया। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ, वैस्कुलर स्ट्रेंड का डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये दो या अधिक शाखाओं में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, वो डिवाइड हो गया। ठीक है,
और बाद में मेगास्पोरेंजियम को चारों ओर से क्या कर लेता है, वो घेर लेता है। ठीक है, स्पोरेंजियम की वॉल तथा उसके अग्रभाग में थोड़े परिवर्तन हुए। फिर क्या होता है, स्पोरेंजियम की वॉल और उसके जो अग्रभाग है ये वाला, उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ट्राइगोनोकार्पेलियन ओव्यूल के वैस्कुलराइज्ड न्यूसिलस के समान ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अन्य चेंजेस के कारण स्पोरेंजियम का अग्रभाग का लोप्ड होकर उसकी ग्रोथ के फलस्वरूप डायजोनेस्टोमेलियन टाइप का ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये क्या है, टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल की उत्पत्ति की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, न्यूसिलस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं टीलोम कॉन्सेप्ट क्या है। स्मिथ 1959, लॉन्ग 1960 एवं एंड्रूज 1961 के अकॉर्डिंग टेरिडोस्पर्मिक ओवियल या सीड की उत्पत्ति हेडिसिया कार्पोमिया या स्टॉर्पेटेरिस बर्न स्टिलैंडिका जैसे फर्न्स में उपस्थित एपिकल टर्मिनल मेगास्पोरेंजियम से हुई है। ठीक है, जो कि फर्टाइल एवं स्ट्रैंड टीलोम्स के द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार फर्न के मेगास्पोरेंजियम से टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल, ठीक है, टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल या सीड की ओरिजिन निम्नलिखित चरणों में होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मेगास्पोर की संख्या में कमी होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम के ऊपरी भाग की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है और पॉलन ग्रेन को पकड़ने वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के चारों ओर उपस्थित स्टेराइल टीलोम्स में क्या होते हैं, फिर से चेंजेस होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इंटेग्यूमेंट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के चारों ओर उपस्थित स्टेराइल टीलोम में पार्शियल फ्यूजन के फलस्वरूप क्यूप्यूल जैसे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो कि प्रारंभ में न्यूसिलस से क्या था, फ्री था। ठीक है, परंतु बाद में क्यूपिल्स के बेसल पार्ट से क्या होता है, वो जुड़ जाता है। ठीक है, यह क्रिया जोमोनोस्पर्म लैंटेनस में क्या होती है, देखी गई है। ठीक है, जिसमें लॉब्ड इंटेग्यूमेंट के बेसल पार्ट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, एक या अधिक अन्य ओव्यूल्स के चारों ओर से स्ट्रैटिलोम्स के द्वारा फिर से घिर गया। ठीक है, यह स्ट्रैटिलोम के आपस में जुड़ने से सेकेंड इंटेग्यूमेंट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जेनोमोस्पर्मा स्कोटिका में एक क्यूप्यूल के अंदर 2 ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक ओव्यूल में एक क्यूपल नुमक इंटेग्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूसिलस से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस से जुड़ जाता है और यह स्टेज कैलेथोस्पर्मम स्टोकिका में देखी जाती है। ठीक है, बाद में लोब्ड के क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और जो उसके टर्मिनल लोब्स की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण इंटेग्यूमेंट जो है वो बहुत सिंपल दिखाई देता है। इंटेग्यूमेंट के आपस में जुड़ने के कारण माइक्रोपैल का डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण ठीक है, यह हमारा क्या है, माइक्रोपाइल है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कब होता है, इंटेग्यूमेंट के आपस में जुड़ने से। ठीक है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन को कैचिंग का कार्य न्यूसिलस के अग्रभाग के स्थान पर क्या होता है, माइक्रोपाइल के माध्यम से होने लगता है। ठीक है, क्यूपिल्स एवं ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्यूपिल्स। ठीक है, क्यूपिल्स एवं इंटेग्यूमेंट के लोब्स की संख्या में और कमी होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है वो ट्राइगोनोकार्पेलियम में देखी जाती है। ठीक है, अंत में क्या होता है, दोनों इंटेग्यूमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, टीलोम कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैंप एंड हैबर्ट व्यू।
कैम्पबेल ह्यूबर्ट का मत, ठीक है। कैम्पबेल ह्यूबर्ट 1963 के अकॉर्डिंग ओव्यूलर्स की उत्पत्ति रूपांतरित डाइकोटोमेटिक ब्रांच्ड सिस्टम की लेटरल ब्रांच के टर्मिनल पार्ट में लगी स्पोरेंजियम से हुई है, ठीक है। ओव्यूल के ऊपर उपस्थित दोनों इंटेगुमेंट की उत्पत्ति टर्मिनल स्पोरेंजियम के समीप उपस्थित डाइकोटोमस ब्रांच से हुई है, ठीक है। इनके अनुसार क्यूपल्स की उत्पत्ति ओव्यूलेटेड डाइकोटोमेट ब्रांच के कंडेंसेशन से हुई है, ठीक है। कैम्पबेल ह्यूबर्ट का क्यूपल्स की उत्पत्ति से संबंधित यह मत जो है वो एरिस्टोमा एंगुलियर पर आधारित है और ये जो है वो टिलोम सिद्धांत के समान ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मार्टिन मत या मार्टिन व्यू। मार्टिन 1966 के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के ओव्यूल की उत्पत्ति हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट से हुई है, ठीक है। इनके अनुसार कुछ ऐसे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म प्लांट्स भी हैं जिनके ओव्यूल में कैलोस का क्या होता है, जमाव होता है, ठीक है। और उनका मेगास्पोर न्यूसिलस से स्वतंत्र होता है। डेवलपमेंट के क्रम में कैलोस का सिक्रेटन कम होता गया और अंत में सिक्रेशन जो है वो बंद हो गया, ठीक है। जिसके कारण मेगास्पोर एवं मैक्रोपैल आपस में जो है वो जुड़ गए, ठीक है। ये था हमारा मार्टिन व्यू।